नमस्ते, स्वागत है। आज के सफर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास वो बस हमें मिला नहीं, उसे असल में सदियों से गढ़ा गया है, उस पर खूब बहस हुई है और उसे अलग-अलग चश्मों से देखा गया है। और ये सवाल ना बहुत गहरा है। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक सूची भर नहीं है, नहीं। ये तो एक नजरिया है, एक कहानी है जो हमें सुनाई जाती है। और हर कहानी का कोई ना कोई कहानीकार तो होता ही है ना। तो असली सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी सुना कौन रहा है, और उससे भी जरूरी, किस नजरिए से सुना रहा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश राज से। सोचिए, अंग्रेज भारत पर हुकूमत करना चाहते थे। अब ऐसा करने के लिए उन्हें यहाँ के समाज, यहाँ के कानून, यहाँ की परंपराओं को समझना तो पड़ेगा ही। और बस इसी जरूरत ने प्राचीन भारत के इतिहास पर मॉडर्न रिसर्च की नींव डाल दी। मतलब साफ है, ये सब सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं हो रहा था, ये शासन चलाने की एक जरूरत थी। और मजे की बात ये है कि अंग्रेजों की जो शुरुआती दिलचस्पी थी ना, वो कोई किताबी ज्ञान के लिए नहीं थी, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल थी। देखिए, 1765 में जब उन्होंने शासन संभाला, तो उन्हें जमीन और विरासत जैसे रोजमर्रा के मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू कानूनों की जरूरत महसूस हुई। और इसी वजह से सबसे पहले मनुस्मृति का ट्रांसलेशन हुआ। और फिर 1784 में बनी एशियाटिक सोसाइटी, जिसने भारत के अतीत को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने का रास्ता खोल दिया। अब इस शुरुआती रिसर्च से कुछ बड़ी बड़ी धारणाएं बनकर सामने आईं। मैक्स मुलर और वी.ए. स्मिथ जैसे जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अरे, भारतीय तो हमेशा से ही निरंकुश राजाओं के गुलाम रहे हैं, उन्हें तो इतिहास की कोई समझ ही नहीं है, ये लोग तो बस आध्यात्म में डूबे रहते हैं, दुनियादारी से इन्हें कोई लेना देना नहीं। अब इन सब बातों का सीधा मतलब क्या निकलता है? यही कि ब्रिटिश राज तो एक तरह से जरूरी है, क्योंकि भारतीय खुद पर शासन कर ही नहीं सकते। विंसेंट ए स्मिथ का ये जो कोट है ना, ये उस दौर की सोच को एकदम साफ साफ बयान करता है। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा तर्क था। तर्क ये कि अगर भारत के इतिहास में हमेशा सिर्फ तानाशाही ही रही है, तो फिर ब्रिटिश राज कोई बुरी चीज कैसे हुई, बल्कि ये तो एक ऐसी ताकत है जो यहाँ स्थिरता ला रही है। तो जाहिर सी बात है, जो भारतीय स्कॉलर्स वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे, उन्हें अपने अतीत की ये तस्वीर भला कैसे मंजूर होती? उन्हें लगा कि ये तो सरासर गलत है, ये तो सिर्फ अंग्रेजों के अपने पूर्वाग्रह हैं। और बस यहीं से उन्होंने ठान लिया कि वो अपने देश का इतिहास दोबारा लिखेंगे, अपने नजरिए से। और फिर भारतीय इतिहासकारों ने इन औपनिवेशिक दावों को सीधी चुनौती देना शुरू कर दिया। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब के.पी. जायसवाल जैसे विद्वानों ने सबूतों के साथ ये साबित कर दिया कि प्राचीन भारत में बाकायदा रिपब्लिक्स थे, मतलब स्वशासित गणराज्य। अब सोचिए, इस एक खोज ने अंग्रेजों के उस तानाशाही वाले तर्क की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। और बात सिर्फ शासन तक ही सीमित नहीं थी। भारत की जो एक इमेज बना दी गई थी ना, कि ये तो बस आध्यात्मिक लोगों का देश है जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसे भी चैलेंज किया गया। R.G. भंडारकर जैसे स्कॉलर्स ने अपने काम से ये दिखाया कि अरे नहीं, प्राचीन भारत में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सामाजिक कानून थे, रीति रिवाज थे और राजनीतिक संस्थाएं थी। मतलब ये एक बेहद डायनामिक और ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, सिर्फ सपने देखने वालों की जमीन नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उनका मिशन डबल था। एक तरफ तो वो अकादमिक तौर पर इतिहास को सही करना चाहते थे, और दूसरी तरफ उनका एक पॉलिटिकल मकसद भी था। वो सिर्फ अपने अतीत की एक सच्ची तस्वीर पेश नहीं कर रहे थे, बल्कि उस इतिहास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे समाज में सुधार लाने के लिए और भारत के सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकार के लिए एक मजबूत केस बनाने के लिए। अच्छा, तो आज़ादी मिल गई। अब जब वो कॉलोनियल बनाम नेशनलिस्ट वाली जो राजनीतिक बहसें थीं वो थोड़ी ठंडी पड़ी, तो हिस्टोरियंस की एक नई पीढ़ी सामने आई। इन लोगों ने इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग चश्मे से देखना शुरू किया। अब जो लड़ाई थी वो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को सही या गलत ठहराने तक सीमित नहीं रह गई थी। और इस नई पीढ़ी में एक बहुत ही अहम नाम है A.L. बैशम का। उनकी किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया ने वाकई एक बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने क्या किया कि वो राजाओं और साम्राज्यों की लड़ाइयों की कहानी से थोड़ा हटें, और उन्होंने प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी जिसमें गहरी हमदर्दी और सम्मान था। फिर एक और बड़ा नाम आता है D.D. कोसंबी का। इन्होंने तो इतिहास को देखने का एक बिल्कुल ही नया रास्ता खोल दिया।
उन्होंने मार्क्सिस्ट विचारों से प्रेरणा ली और इतिहास की एक मटीरियलिस्टिक व्याख्या पेश की। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि समाज और अर्थव्यवस्था का विकास असल में हुआ कैसे। कोसाम्बी का तर्क बड़ा सीधा था। वो कहते थे कि अगर हमें इतिहास को सच में समझना है तो हमें राजा महाराजाओं की कहानियों से ज्यादा ध्यान देना होगा उत्पादन के साधनों पर, मतलब उस जमाने के औजार, टेक्नोलॉजी कैसी थी, और साथ ही उत्पादन के संबंधों पर, मतलब समाज में क्लास और कबीलों का स्ट्रक्चर कैसा था। उनके हिसाब से यही वो असली इंजन थे जो इतिहास की गाड़ी को आगे बढ़ाते थे। तो घूम फिर कर हम आज के दौर में आते हैं। ये कहानी आज कहाँ खड़ी है? भारत के इतिहास पर बहस तो आज भी पूरे जोर शोर से चल रही है, लेकिन कह सकते हैं कि 1980s के बाद से इस लड़ाई का जो मैदान है वो काफी बदल गया है। अब देखिए, लड़ाई उतनी कॉलोनियल बनाम नेशनलिस्ट वाली नहीं रही। आज जो असली टकराव है वो है प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के तर्क और सबूतों पर आधारित एनालिसिस, और दूसरी तरफ किसी खास विचारधारा से प्रेरित कम्युनल कहानियों के बीच। कम्युनल से मतलब है इतिहास को सिर्फ एक धर्म या एक समुदाय के चश्मे से देखना। तो आज की असली जंग इस बात की है कि हमारा इतिहास सबूतों और तर्क पर लिखा जाएगा या फिर सिर्फ मिथकों और धारणाओं पर। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने अभी देखा कि कैसे गुजरे हुए कल की कहानियां बदलीं। जरा एक पल को सोचिए, आज से 100 साल बाद जो भविष्य के इतिहासकार होंगे वो हमारे इस दौर की कहानी को कैसे लिखेंगे? वो किन बातों को अहमियत देंगे, किन लड़ाइयों को जरूरी मानेंगे? ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा लिखा जाता रहता है, और हम सब जाने अनजाने उस कहानी का एक हिस्सा हैं।